हाँ जी, तो नमस्कार आप सभी का वीकेंड पीके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में। इसमें हमने पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने थोड़ा बहुत तो इसका परिचय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएँ। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएँ। तो कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं में जो सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास वो आता है नगर नियोजन। नगर नियोजन यानी कि यहाँ पर नगर किस प्रकार से हुआ करते थे। तो कालीबंगा सभ्यता से जो नगर नियोजन की व्यवस्था मिली है वो दो प्रकार से मिली है। जैसे कि एक हुआ करता था यहाँ पर उच्च भूमि और दूसरा हुआ करता था निम्न भूमि। दूसरा निम्न भूमि। उच्च भूमि को बोला करते थे यहाँ पे गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र क्योंकि गढ़ कहाँ पे होता है? ऊपर, यानी कि उच्च भूमि को बोला जाता है गढ़ी क्षेत्र और निम्न भूमि को बोला जाता है नगर क्षेत्र। यानी कि जो टीलों पर स्थित हुआ करते थे, जो नगर टीलों पे स्थित हुआ करते थे उनको बोला जाता है गढ़ी क्षेत्र। यानी कि उनको उच्च भूमि यानी टीलों पर जो स्थित हुआ करते थे वो उच्च भूमि यानी गढ़ी क्षेत्र उसको बोला जाता था। और जो मैदानी भागों में स्थित हुआ करते थे उनको बोला जाता निम्न भूमि या नगर क्षेत्र। और जो ये गढ़ी क्षेत्र था ये हुआ करता था दुर्गीकृत। और जो नगर क्षेत्र था वो भी हुआ करता था दुर्गीकृत। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक बात बताई थी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है, यानी उसका ही एक भाग है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें नगर नियोजन की व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी? सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो भी दो प्रकार से हुआ करती थी। यानी कि इसमें भी जो एक तो हुआ करता था गढ़ी क्षेत्र या उच्च भूमि और एक हुआ करता था इसमें निम्न भूमि। इसमें भी उच्च भूमि को बोला जाता था गढ़ी क्षेत्र और इसमें भी निम्न भूमि को बोला जाता था नगर क्षेत्र। लेकिन इसमें जो उच्च भूमि हुआ करती थी गढ़ी क्षेत्र उसको तो वो तो हुआ करता था दुर्गीकृत। लेकिन जो निम्न भूमि यानी नगर क्षेत्र हुआ करता था वो हुआ करता था इसमें अदुर्गीकृत। दुर्गीकृत का अर्थ है जैसे कि ये उच्च भूमि में जो गढ़ी क्षेत्र था उसके जो आसपास क्या है ऐसी दीवारें यानी गढ़नुमा या महलनुमा जो आकृति ऐसे दीवारें बना हुआ करती थी, इसलिए इसको बोला जाता था गढ़ी क्षेत्र। जो निम्न भूमि हुआ करती है उसमें ऐसी कोई दीवार के प्रमाण हमारे यहाँ कालीबंगा से नहीं मिले हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, उसे बोला जाता था, इसलिए इसको बोला जाता था अदुर्गीकृत। और जबकि गढ़ी क्षेत्र यानी उच्च भूमि को दुर्गीकृत, क्योंकि यहाँ से ये से दीवारों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, इसलिए इसको बोला जाता था दुर्गीकृत। और निम्न भूमि से प्रमाण न मिलने की वजह से इसे अदुर्गीकृत। लेकिन कालीबंगा सभ्यता इसका ही हिस्सा होने के बाद भी इसमें जो गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों ही दुर्गीकृत मिले, यानी ये उसका अपवाद है। तो इसमें उच्च भूमि भी दुर्गीकृत है और निम्न भूमि यानी गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों ही दुर्गीकृत होने की वजह से यहाँ से कौन से प्रमाण मिले हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण। दोहरी रक्षा प्राचीर यानी कि दीवार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अब यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं तो इसलिए इस सभ्यता को बोला जाता है दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। यहाँ का जो नगर नियोजन था वो था दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। दोहरे परकोटे वाली सभ्यता, इस प्रकार का यहाँ पर नगर नियोजन हुआ करता था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे यहाँ का जो नगर नियोजन है वो दो प्रकार से मिलता है, एक उच्च भूमि एक निम्न भूमि। उच्च भूमि को बोला जाता था गढ़ी क्षेत्र और निम्न भूमि को बोला जाता था नगर क्षेत्र। तो जो गढ़ी क्षेत्र है वो हुआ करता है इसमें दुर्गीकृत और जो नगर क्षेत्र था वो भी इसमें कैसा हुआ करता था? दुर्गीकृत। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो उच्च भूमि यानी कि गढ़ी क्षेत्र है वो तो दुर्गीकृत हुआ करता था, लेकिन जो निम्न भूमि यानी कि नगर क्षेत्र है वह अदुर्गीकृत हुआ करता था। तो कालीबंगा का जो अपवाद है वो है
काली सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपवाद है वो है कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों ध्रुवीकृत के प्रमाण मिले हैं, यानी यहाँ से दोहरे रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको बोला जाता है दोहरे प्रकोटे वाली सभ्यता। ये हो गया यहाँ का नगर नियोजन। इसके बाद पढ़ेंगे इसकी अगली विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहली विशेषता पढ़ी यहाँ का नगर नियोजन। अब इसकी जो नेक्स्ट विशेषता आती है वो आती है अपने पास यहाँ पर किस प्रकार की सड़कें हुआ करती थी। जो अगली विशेषता इसकी आती है वो आती है यहाँ की सड़कें। यहाँ पर जो सड़कें हुआ करती थी और जैसे ये है कालीबंगा सभ्यता, इसमें सड़कें हुआ करती थी बिल्कुल सीधी। ये है यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे ये हो गई यहाँ की सड़कें। यहाँ की सड़कें हो गई। तो किस प्रकार की यहाँ की सड़कें मिली, यहाँ पर सड़कें मिली हैं सीधी सड़कें, सीधी सड़कें और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, बिल्कुल सीधी सड़कें हैं और एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि कौन सी सड़कें यहाँ पर समकोण पर, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुई सड़कों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। इसके बाद ये जो पद्धति है ये हमें लग रहा है जैसे कि ये ऐसे है सड़कें, ये तो ये हमें किसकी तरह लग रहा है, एक जाल की तरह लग रहा है, इसलिए इस पद्धति को बोला जाता है, इसे जाल पद्धति, जाल पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड, इसका एक और नाम आता है ऑक्सफोर्ड या फिर चेस बोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति कहा जाता है। यहाँ से जो सड़कें मिली हैं उसको कौन सी पद्धति की, वो सड़कें कौन सी पद्धति की मानी गई है, जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति, इसको चेस बोर्ड पद्धति की सड़कों इसे इन्हें कहा जाता है। और जो हमने नगर नियोजन पढ़ा उस नगर नियोजन की जो पद्धति थी, नगर नियोजन की पद्धति, नगर नियोजन कौन सी पद्धति का था, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति का यहाँ पर नगर नियोजन था। ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। आगे चलते हैं इसकी नेक्स्ट विशेषता पर। हमने दो विशेषताएं पढ़ ली, नगर नियोजन और यहाँ पर किस प्रकार की सड़कें पाई जाती थी। तो यहाँ पर जो सड़कें पाई जाती थी वो सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें पाई जाती थी, जिसे हम जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेसबोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। इसके बाद अगली जो विशेषता आती है वो आती है यहाँ पर ईंटों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर कौन सी ईंटों का प्रयोग हुआ है और किस प्रकार उनका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो मैंने कल इससे बताया था, इसमें पहले वाले जो वीडियो था उसमें बताया था कि कालीबंगा सभ्यता को बोला जाता है दीनहीन बस्ती। तो किस आधार पर बोला गया, यहाँ से जो ईंटों के प्रमाण मिले हैं ना, वो ईंटें थी धूप में सुखाई हुई, धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों के कारण, ईंटों के प्रमाण, धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इस कारण इस सभ्यता को बोला जाता है दीनहीन बस्ती। जैसा कि हम आज के समय में देखते हैं कि गाँवों में जब भी हम जाते हैं तो जहाँ पर कच्चे मकान जिनके मिलते हैं वो लोग कैसे होते हैं, दीन, यानी कि गरीब लोग होते हैं वो। तो इसलिए इस सभ्यता में हमें कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं। इस आधार पर यहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने इसको बताया कि यहाँ इस सभ्यता का जो नाम बताया वो है दीनहीन बस्ती। प्रमाण मिलने के कारण, मिलने के कारण इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है।
इस सभ्यता को दिनहीन बस्ती भी कहा जाता है। और यहाँ से जो ईंटें मिली हैं, जो ईंटें यहाँ से मिली हैं फर्श में, नीचे जो फर्श होता है उस फर्श में अलंकृत ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अलंकृत यानी कि अलंकृत का अर्थ होता है डिजाइनदार, डिजाइनदार ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से जो अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं? डिजाइन, यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति। ये जो प्रमाण मिले हैं ये इन यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति का पता लगता है। यानी कि यहाँ से जो अलंकृत ईंटें मिले हैं उससे किसका पता लगता है हमें कि यहाँ के लोगों के अंदर कौन सी कला थी। यानी कि यहाँ के लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति का हमें पता अलंकृत ईंटों से लगता है। तो जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर कलात्मक अभिव्यक्ति का पता किससे लगता है? तो वो लगता है हमें यहाँ से अलंकृत ईंटों के प्रमाण हमें मिले हैं, इस कारण यहाँ के लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति का हमें पता लगता है। ये हो गई यहाँ की ईंटें। इसके बाद में नेक्स्ट, और जो यहाँ पर ईंटें मिली हैं उनका जो आकार था, आकार यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो उनका आकार था उसका अनुपात है 4:2:1। परीक्षा में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? 30:15:7.5। तो वही मतलब इसका भी, ये 1 से, ये 2 बार और ये 4 बार। सोल्व करने पर यही हमें प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन भी ऐसा दे दिया था, जबकि उसका मतलब तो यही है, उसमें संख्या बढ़ाकर दे दिया, सोल्व करने पर यही प्राप्त होगा। इसलिए हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा मतलब हमें तो सोल्व करना है उसको। अगर ये आ जाता है तो यही सही है। इसका आकार यानी कि ईंटें किस प्रकार की थी, यहाँ पर उनका जो अनुपात था वो था 4:2:1। इसके बाद में जो अगली विशेषता लेंगे हम, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3 विशेषताएं कंप्लीट कर ली है, नगर नियोजन, सड़कें और ईंटें। जो इसके बाद में अगली विशेषता आती है इसकी, वो आती है जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से जल का निष्कासन किया जाता था, बारिश में जो जल इकट्ठा होता था उसका निष्कासन किस प्रकार किया जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं, जो कि विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नालियों के प्रमाण हैं। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नालियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। इस प्रकार की यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था पाई जाती थी। और जो यहाँ के घर हुआ करते थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे, दरवाजे और खिड़कियाँ, दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली में खुला करते थे, यानी कि जैसे हम मान लें ये हो गई यहाँ की कालीबंगा सभ्यता की मुख्य सड़क। ये मुख्य सड़क है। यहाँ पर जैसे किसी का मकान है ये, तो इसका जो दरवाज़ा हुआ करता था वो ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। इधर दरवाज़ा न खुलकर पीछे गली में, मान लीजिए ये कोई गली है, गली, ये दरवाज़ा और ये हो गई यहाँ की खिड़कियाँ। ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुला करती थी?
दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुला करते थे? गली में, यानी कि इधर दरवाज़ा खुला करता था, मुख्य सड़क की ओर दरवाज़ा नहीं खुला करता था। और यहाँ जो दरवाज़ा था उसमें इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र हुआ करते थे, यानी कि दरवाजे में छोटे छोटे छिद्र वाली, छोटे छोटे छिद्रों वाली एक अनूठी परंपरा प्रचलित थी। यानी कि यहाँ के जो दरवाजे हुआ करते थे उनमें छोटे छोटे छिद्रों वाली एक अनूठी परंपरा प्रचलित थी। यहाँ के दरवाजों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते थे, और यहाँ जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुला करती थी? पीछे गली में खुला करती थी।